नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं पड़ोस में बवाल, सुरक्षा का सवाल। तो हम बात कर रहे हैं पड़ोस में बवाल, सुरक्षा का सवाल। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में इन दिनों तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यहां की सरकार ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया था। इसके बाद 8 सितंबर को देश के युवाओं द्वारा जेएनजी प्रदर्शन शुरू हुआ था। इस विरोध की आंच इतनी तेज हो गई कि पूरा देश हिंसा और आगजनी की चपेट में आ गया। जेएनजी ने नेपाल की मौजूदा सरकार को गिरा दिया। पीएम केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल नेपाल की सेना ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। भारत नेपाल के बीच 1770 किलोमीटर की लंबी सीमा है। नेपाल के ऐसे हालात भारत के लिए चिंता का कारण है। भारतीय विदेश मंत्रालय नेपाल के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। पिछले 2 साल से नेपाल को लेकर खबर जो है वो अच्छी नहीं आ रही थी। नेपाल में लोगों का असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन नेपाल सरकार इसको लेकर संवेदनशील नहीं थी। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी है। वहीं नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह भी दी गई है कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कदमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। भारत ने नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। सशस्त्र सीमा बल ने सतर्कता बढ़ा दी है और भारतीय क्षेत्र में अशांति फैलने से रोकने के लिए बारीकी से नजर रखी जा रही है। सीमा चौकियों पर आने जाने वालों की सघन चेकिंग हो रही है। आपको बता दें कि अस्थिरता का शिकार पिछले कुछ सालों से जो भारत का जो पड़ोस है वो अस्थिरता का शिकार है। चाहे बांग्लादेश की बात हो, श्रीलंका की बात हो, अफगानिस्तान में ऐसे हालात पहले भी बन चुके हैं, इसलिए भारत के लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन अब नेपाल के हालात निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि नेपाल से भारत का रोटी बेटी का नाता है, रोजगार का नाता है और लोग जो है वो नेपाल में उनका आना जाना है और कहीं ना कहीं नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति का आपस में जुड़ाव जो है, उसके बाद नेपाल में अस्थिरता भारत के लिए संकट का विषय जरूर बनी हुई है। और ऐसे में अब सुरक्षा को लेकर भारत के 5 राज्य जो है वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ऐसे में इन 5 राज्यों में सीमा सुरक्षा को लेकर सरकारें जो है वो अलर्ट हो गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसबी की जो है वो अतिरिक्त बटालियन की तैनाती की गई है और हर पल की निगरानी की जा रही है, ताकि जो हिंसा की आंच है पड़ोसी देश से हमारी जो सीमाएं लगती हैं वहां पर उसका असर ना हो। इस दौरान एसएसबी कमांडेंट की हम बात सुनवाते हैं। उसके बाद नेपाल के कुछ नागरिक भी हैं, उनकी भी बात हम सुनवाते हैं आपको। हर जगह पे मेरी नाके पेट्रोलिंग लगी हुई है, तो हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। किसी तरह का कोई ऐसा मिस हैपनिंग नहीं होने देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नेपाल में आज का तीसरा दिन है। नेपाल में आंदोलन का आज का तीसरा दिन है। बहुत बड़ा खड़ा हुआ आज पूरा सांत्वना है। सम्मेलन पूरा इंडिया में जाने की अनुमति हो गया। हिंदी भाषा ज़्यादा नहीं आती है। नेपाली होता था तो हिंदी नहीं आती, इसलिए देश के पास इंडियन आधार कार्ड है, संकट इंडिया में में जा सकता है। ये बात की 28 ईयर्स के आदमी लोग हैं ना, के लोग हैं एनसी आंदोलन, उससे आगे वाला लोग नहीं है। अब क्या माहौल है वहाँ का, नेपाल का? माहौल अभी शांत है, शांत। इस प्रदर्शन में कितना नुकसान हुआ? नेपाल में नुकसान बहुत हुआ। देश के लिए भी बहुत नुकसान हुआ, जनता के लिए भी बहुत नुकसान हुआ।
तो कहीं ना कहीं नेपाल के जो हालात हैं उस पर भारतीय जो विदेश मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि नेपाल के हालातों का भारत पर सीधे तौर पर पड़ोसी होने के नाते भारत पर भी इसका असर हो सकता है। ऐसे में सीधे तौर पर भारत में चौकसी बढ़ा दी गई है, खासकर सीमावर्ती जो राज्य हैं, सीमावर्ती जो जिले हैं, उनमें चौकसी बढ़ा दी गई है। और इस विषय पे हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुछ जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। महेश चंद्र द्विवेदी जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण भारद्वाज जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश कुमार गुप्ता जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही मौसमी के सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। अमिताभ कुमार जी जुड़ेंगे, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं। साथ ही बीके सिंह जी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। अक्षय, लखीमपुर की अगर बात करें, नेपाल के हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, नेपाल में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का जो हिंसा का बोलबाला नजर आ रहा है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अभी तक स्थितियां नेपाल में सामान्य नहीं हो पाई हैं। भारत के जो 5 राज्य हैं वो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। ऐसे में इन 5 राज्यों में जो सीमाएं हैं उस पर चौकसी बढ़ा दी गई है, उस पर निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि भारत का नेपाल से जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं काफी प्रगाढ़ रिश्ता है। लोगों का हर दिन का आना जाना होता है। ऐसे में कोई भी घटनाक्रम नेपाल में होता है तो भारत में उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से, इसलिए सभी जो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं वहां पर चौकसियां बढ़ा दी गई हैं। लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में कैसे हालात बने हुए हैं, एसएसबी पुलिस जो है वो सीमाओं पर किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और कैसे निगरानी सीमाओं की जा रही है? जी मनोज जी, बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी, क्योंकि नेपाल इंडिया बॉर्डर से सटा हुआ है और यहाँ क्योंकि यहाँ के हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे महज बॉर्डर की दूरी जो है मात्र 5 किलोमीटर है और इसके आगे नेपाल चालू हो जाता है। नेपाल के जो भारतीय नागरिक जो नेपाल में फंसे हुए हैं उनको यहाँ लखीमपुर खीरी के एसपी और डीएम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। उसके माध्यम से उनके आई कार्ड चेक होते हैं बॉर्डर पे और जो नागरिक जो लखीमपुर के नागरिक हैं या भारतीय नागरिक हैं वो नेपाल से सीधे इंडिया में आ रहे हैं। जो चोटी भी है, कहीं चोट लगी है, बीमार है, उनको किसी प्रॉपर अस्पताल में ले जाकर उनका ट्रीटमेंट भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। वहीं सघन चेकिंग के अभियान की बात की जाए तो डीएम और एसपी और एसएसबी कमांडेंट पूरा पुलिस बल मुस्तैद है बॉर्डर पर। और वहीं जो लोकल नागरिक हैं जो जनपद लखीमपुर में रह रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर नेपाल का बहुत नजदीक है, खीरी पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ के भी नागरिकों को वहां भेजा जा रहा है। अगर आज की बात की जाए तो 400 नागरिक नेपाल के नागरिकों को नेपाल भेजा गया है। वहीं जो भारतीय नागरिक हैं नेपाल में जो रह रहे थे या अपने माता पिता का इलाज कराने वहां गए थे, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे थे, उसके बाद जब वहां पे जो विवाद हुआ, उसके बाद जो अगजनी हुई, उसके बाद वहां के लोगों को आई कार्ड चेक होते हैं, आधार कार्ड चेक होते हैं, उसके बाद उनको जनपद में प्रवेश दिया जा रहा है। जो बीमार है उनका इलाज प्रॉपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व ज्यादा गंभीर मरीज है उनको जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। हाँ, लेकिन अक्षय अगर बात करें, कल महाराजगंज की तस्वीरें ऐसी देखने को मिली, कुछ रुपेडिया बॉर्डर पर ऐसी तस्वीरें दिखी कि बॉर्डर पर जो है वो एसएसबी के अधिकारियों से झड़प की स्थिति भी देखने को मिली, क्योंकि नेपाल के जो नागरिक थे वहां हिंसा कर रहे थे बॉर्डर क्षेत्र में और भारतीय क्षेत्र में भी घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान एसएसबी के जो जवान हैं उनसे झड़प भी देखने को मिली। लखीमपुर में क्या ऐसी कोई तस्वीर देखने को सामने आई है? जी मनोज जी, बता दूं, मगर ऐसा मामला जनपद लखीमपुर खीरी में नहीं है। फिलहाल यहाँ बॉर्डर के कमांडेंट एसएसबी और जो यहाँ की लोकल पुलिस है और लगातार पुलिस अधीक्षक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, बॉर्डरों का चेकिंग अभियान चला रहे हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए, क्योंकि जनपद लखीमपुर खीरी और ये फटा हुआ इंडो नेपाल बॉर्डर है, उसके पड़ोस में जिला पड़ता है कैलाली। वहां पे कुछ उपद्रवियों द्वारा कई मोटरसाइकिलों मतलब 5-6 मोटरसाइकिल जलाई गई थी। उसके बाद धुएं की चिंगारी देखने को भी मिली थी, मगर उसके बाद पुलिस यहाँ पे जो बॉर्डर पे जो एसएसबी के जवान है वो पहुंच के वहां जो उपद्रविया जो अंदर आने का प्रयास करते थे उनको रोका जा रहा था। ठीक है, अच्छे, अब हमारे साथ जुड़े रहिए। महेश चंद्र द्विवेदी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी आपका रुख कर रहे हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी, जिस तरीके से नेपाल में हालात बने हुए हैं, अगर
भारतीय सीमाओं की बात करें, 5 राज्य जो हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 1770 लगभग 1750 किलोमीटर की सीमा जो है नेपाल से भारत की साझा होती है। ऐसे में भारत के लिए कहीं ना कहीं नेपाल का घटनाक्रम चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि विदेश मंत्रालय इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। जो भी राज्य सीमा साझा कर रहे हैं वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी के साथ पुलिस की अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल से जिस तरीके से हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों के बीच नेपाल की यह स्थिरता हमारे भारत के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश और जो सीमावर्ती राज्यों के लिए कितने चिंताजनक हो सकते हैं? देखिए, भारत के पड़ोसी देश में इस तरह का विप्लव होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। परंतु भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता के पश्चात जो भी हमारा दृष्टिकोण रहा, जनसाधारण के प्रति, सबके प्रति समानता का भाव, अधिक से अधिक न्याय दिलाने का और उदारता का भाव, वो उस कारण ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि इसकी वजह से कोई हमारे यहाँ विप्लव की स्थिति आ जाएगी। परंतु दो बातें हैं। एक तो ये कि वहां से बहुत से जेलों से अपराधी छूट गए हैं, वो घुस सकते हैं, यहाँ पर आके अपराध कर सकते हैं, और ऐसे विप्लव का फायदा उठाकर आतंकवादी आ सकते हैं। आतंकवादी नेपाल के रास्ते से पहले भी आते रहे, नेपाल जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके थ्रू, ये हिस्ट्री है, यूपी पुलिस तो सभी जानते हैं इस बात को। तो आतंकवादी वहां से आ सकते हैं, अपराधी आ सकते हैं, या कुछ लोग जो कि खाने पीने को नहीं रहा उनके पास कोई ऐसे वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो इन लोगों के आने के लिए समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं कि एसएसबी और डीएम एसपी सब लगे हुए, अगर लगे हुए तो ठीक है। हाँ, एक बात अवश्य है कि हमारे नेपाल और भारत की सीमा पर बहुत सारी मस्जिदें खड़ी हो गई। ये बात इंटेलिजेंस बार बार रिपोर्ट कर रही है। उससे थोड़ा सा सावधानी की, उसके कारण, क्योंकि एक वर्ग जरूर ऐसा है इस्लाम में जो कि नाराज है, उसको उस पर निगाह रखने की आवश्यकता है पुलिस को, और उनकी गतिविधियों पर निगाह रखने की आवश्यकता है। ठीक है महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अमिताभ कुमार सर जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। अमिताभ सर, आपका रुख करें। अमिताभ सर, हालांकि भारत के लिए ये पहली चुनौती नहीं है। इससे पहले श्रीलंका के हालात से के भी भारत पे असर पड़े हैं। अफगानिस्तान जो है भारत का पड़ोसी जो देश है वो भी अस्थिर रहा है। बांग्लादेश था वो भी अस्थिर है। तो भारत पहले भी इन स्थितियों से 2-4 भारत को होना पड़ा है। अब नेपाल की अगर बात करें, नेपाल से जो हमारे रिश्ते रहे हैं वो काफ़ी प्रगाढ़ रहे हैं। बाकी इन पड़ोसी देशों की अपेक्षा नेपाल से रिश्ते जो हैं वो रोटी बेटी का रिश्ता हमारा रहा है, अन्य देशों से शायद नहीं रहा है। लेकिन नेपाल के रिश्ते और नेपाल के मौजूदा हालात भारत के दृष्टिकोण से कितने चिंताजनक हो सकते हैं? भारत पर इसका असर आप किस रूप से देखते हैं? नेपाल भारत का छोटा भाई है जी, और नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल अलग रहे हैं। हमारे बीच जो सीमा है वो भी नाम मात्र की है जी। लोगों का आना जाना किसी तरीके से प्रतिबंधित नहीं होता है। इसलिए भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि वहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं, जो विद्रोही तत्व हैं, वो कहीं भारत में घुसपैठ कर यहाँ भी स्थिति बिगाड़ने की कोशिश न करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है, चीन के अलावा, वो नेपाल के माध्यम से भारत में घुसपैठ कर भारत में जो विरोधी विद्रोही हरकतें हैं और घटनाक्रम है उसको अंजाम देते रहे हैं। और नेपाल के बॉर्डर लाइन पे आपको पता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है जी। तो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि चूंकि ये बहुत पोरोस बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। न केवल अपने सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, बल्कि भारत को चाहिए कि सीधे दखलंदाजी न करे, लेकिन जो नेपाल का प्रबुद्ध वर्ग है, नेपाल का प्रशासनिक वर्ग है, नेपाल का नेता वर्ग है, नेपाल का छात्र वर्ग जो है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश करे, ताकि वहां पे जो जिन शक्तियों का हम वहां पे प्रवेश देख रहे हैं, जिनके इशारों पे वहां बलवा दंगा हुआ है, इसको मैं कोई अभियान या कोई क्रांति नहीं मानता हूँ, ये कराया हुआ दंगा है, बलवा है। क्योंकि अगर आप अपने घर को जलाने निकल पड़े हैं बाहरी लोगों के इशारे पे, तो आप बिल्कुल विद्रोही हैं, देशद्रोही हैं।
तो ऐसे लोगों के हाथ में नेपाल का शासन प्रशासन न चला जाए, इसके लिए भारत को बैकडोर से प्रयास करने की जरूरत है। अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर नेपाल के हर एक घटनाक्रम पर नजर रखने की जरूरत है। वहां किन लोगों का आना जाना हो रहा है और वो किस तरीके से वहां के प्रशासन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको विफल करने की जरूरत है। बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि नेपाल का एक कोना बांग्लादेश के हमारे बॉर्डर के एक कोने से जो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मैं बार बार कह रहा था कि ये जो डीप स्टेट है, विश्व में फिरंगी शक्तियों का जो संगठन है, एक गिरोह जो है, वो बांग्लादेश के बाद अब नेपाल पे काबिज होकर के और भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ अमेरिका का युद्ध वैसे भी चल रहा है, आर्थिक युद्ध आप कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में जैसा कि अब तक होता रहा है, बहुत सारे देश शिकार हुए हैं उन शक्तियों के, जहां उथल विद्रोह होता रहा है। भारत कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण से भारत के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश की जा रही है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो भारत को बहुत ज्यादा सतर्क और सख्त होने की जरूरत है इस वक्त, ताकि भारत के अंदर ऐसे कोई शक्तियां प्रवेश न करें और किसी तरह की कोई हरकत न कर पाए। जी सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ प्रवीण भारद्वाज जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रवीण सर, भारत के पड़ोसी जो देश हैं, वो चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो और अब नेपाल हो, उनमें अशांति, अस्थिरता ये मात्र एक संयोग है सर, या ये प्रयोग है? क्योंकि भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं लगभग सभी अशांत हैं। हम पाकिस्तान की तो बात नहीं कर रहे हैं, जो बाकी जो देश हैं जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, उन देशों में इस तरीके की अशांति है। इसको आप एक संयोग के तौर पर देखते हैं या प्रयोग के तौर पर? दूसरी तरफ भारत में भी इस तरीके की तमाम जो शक्तियां हैं, भारत में इस तरीके का प्रयोग करने का प्रयास करती हैं। हालांकि भारत की जो जड़ें इतनी मजबूत हैं, भारत में का लोकतंत्र इतना मजबूत है और भारत के लोग इतने समझदार हैं कि इस तरीके के प्रयास संभव नहीं है। लेकिन इन स्थितियों, इस सवाल के साथ ही भारत पर इसका प्रभाव कैसे देखते हैं आप? देखिए, नेपाल को देखा जाए और बाकी देशों को देखा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है जी। आप जो बाकी पड़ोसी मुल्क को देखते हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, तो एक वीजा की व्यवस्था है जिसके कारण आप यहाँ आते हैं। नेपाल से जो हमारा रिश्ता रहा है, या तो भारतीय हों या नेपाल के लोग हों, भारत के लोग भी वहां जाके काम करते रहे हैं, वहां बसे भी हैं और वहां के भी लोग भी यहाँ काम करने आते रहे हैं। अगर आप नेपाल के लोगों को देखें जो उन्होंने वो यहाँ पर आके काम करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े निवेश नहीं है, ये लेबर के रूप में आए हैं, छोटे छोटे कामों के लिए आए हैं। और भारतीय जो यहाँ से गए हैं उन्होंने बहुत सारा निवेश किया है, जिसमें बहुत सारे मरवाड़ी हैं, बिहार के, यूपी के लोग यहाँ पर जाके किए हैं। अगर इस तरह की स्थिरता अगर रहती है तो सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जितने लोग भी वहाँ, जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जो वहां पर वो काम कर रहे हैं, तो उनकी परेशानियां बढ़ती हैं। क्योंकि जैसे जैसे इन्होंने बड़े लोगों पर तो आक्रमण किया है, पार्लियामेंट जला दी, सब कुछ जला दी, तो इनके ऊपर असर आ सकती हैं। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पर्यटन, इनका जो है एक प्रमुख कारण रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों में इन्होंने पर्यटन स्थल से जुड़ी जितनी सुविधाएं हैं उसके ऊपर भी हमला किया। जैसे हिल्टन होटल कल जलाई गई थी और अभी तक जो है सो जली आ रही है। तो परेशानी ये हो कि नई तरह की इन्वेस्टमेंट जो आने वाली है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, परेशानी होगी। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो चाहता है कि शांति बने रहा। आपने बांग्लादेश में भी देखा है कि जैसे अस्थिरता हुई तो बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ खींचे। अब नेपाल में बहुत सारा फंडिंग इधर से भी जाती है, बहुत तरह चीजें जाती हैं। तो हमारे पहले एक्सपर्ट भी जो कह रहे थे, इसमें जरूरत बहुत है कि भारत अपनी एक सक्रिय भूमिका बना के रखे। वो इसीलिए जरूरी है कि डीप स्टेट की जो उन्होंने बातचीत कही, वो अगर वहां सक्रिय हो गए तो आपके लिए परेशानी बढ़ेगी कि हमारे बॉर्डर पोरस हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश से सटा हुआ वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ नेपाल है। बहुत सारे लोग, आज ममता बनर्जी जी का मैसेज है जिसमें वो कह रही हैं कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, वो घबराए नहीं, उनको लेके आएंगे। अब उसके कारण बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बिहार में आने वाले 3-4 महीने में इलेक्शन आने वाली है और इसका एक बहुत बड़ा बॉर्डर वहां अगर सकता है और
बहुत सारी चीजें हैं कि इलेक्शन के समय ये लोग बहुत सक्रिय हो जाते हैं, जो भी डीप स्टेट है। और ये जानी हुई चीज है कि इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो खुद से नहीं हुई हैं, वो करवाई गई हैं। क्या है कि किसी का भड़कना, अगर बांग्लादेश में भी देखेंगे तो ये जो वर्ग जो भड़का था उसमें स्टूडेंट का एक अच्छा खासा रोल था। यहाँ पर भी देखें तो 28 साल के कम के लोगों का जो है सो रोल है, और वो अपने आप और अपनी फैसिलिटी को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भारत के ऊपर प्रेशर जरूर बढ़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही? सर आपको आवाज मिल रही होगी। अब मिल रही है जी, भारत बताएं। के दृष्टिकोण से अगर नेपाल के संबंध हो, भारत के ज्यादातर नेपाल के जो प्रोजेक्ट हैं वो भारत के द्वारा हैं या भारत की कंपनियां लगा रही हैं या भारत सरकार के द्वारा वहां स्थापित किए जा रहे हैं। और बिजनेस की अगर बात करें, संबंध जो है वो व्यवसायिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं और सांस्कृतिक भी हैं। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक भी है और चिंता का विषय भी हो सकता है बाकी अन्य पड़ोसियों की अपेक्षा। बाकी चीजों को अगर आप देखते हैं तो आने वाले समय में वहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो प्रेशर इस तरफ के आएंगे जी। जैसे अराज तत्व जितने भी हैं वो आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे परेशानी होगी। देखिए उसके दो प्रमुख केंद्र थे। एक तो बहुत सारे लोग पशुपतिनाथ जाते थे, काठमांडू का था, दूसरा पोखरा था। पोखरा में भी जितने भी लोग होटल में रह रहे हैं उनको भी परेशानी हुई है, क्या कि उनको लगाने की कोशिश की है। तो भारत से एक बहुत बड़ा वर्ग जो वहां घूमने जाता था, या तो वो बिहार के रास्ते या गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के बाकी रास्ते से, उसके अचानक रुकने से वहां जितनी होटल इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री बैठेगी तो उनके ऊपर जितने भी निर्भर है तो वो सब चीजें आएंगी। आपने श्रीलंका में भी देखा, अनएम्प्लॉयमेंट आई थी तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ी थी जी। आज बांग्लादेश की वही स्थिति है। तो आसपास जब इस तरह की स्थिति रहे, अगर वो ग्रोथ इन देशों को नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके पास का जो देश है उसके ऊपर एक प्रेशर बनता है। और भारत पे आने वाले दिनों में प्रेशर बहुत माउंट करेगा, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा चंक उनको देना होगा उनको रिवाइव करने के लिए। जैसे आपने श्रीलंका में पैसा दिया, उनको रिवाइव कराया। अगर भारत इसमें चूक जाता है तो हो सकता है चाइना और बाकी लोग इसके अंदर आ जाए। साथ के साथ जो सबसे बड़ी समन्वय जो बना के रखने की जरूरत है वो है लॉ एंड ऑर्डर की, कि अगर लॉ एंड ऑर्डर, आज सेना जो है वहां प्रमुख हो गई है, लेकिन डेमोक्रेसी जब तक वापस नहीं आता है तब तक वो सेना कल को पाकिस्तान टाइप के रोल में ना आ जाए, ये आपके लिए बहुत जरूरत होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, लॉ एंड ऑर्डर को आपको ठीक करना है। और साथ के साथ आपको इस तरह की डायलॉग्स रखनी है कि जो आज के यूथ हैं वो कहीं ना कहीं फिर से मेन स्ट्रीम आए, उनको ये पता चले उनकी क्या शिकायतें रही हैं। जितने भी ये 26 आप पोर्टल देख रहे हैं, ज्यादातर का संबंध अमेरिका से रहा है, क्योंकि 5 को तो उन्होंने रेगुलराइज कर दिया था, टिकटॉक थी, बाकी थी, लेकिन जो बड़े वालों के अब उसके अंदर फंडिंग बहुत ज्यादा है, वो कुछ भी चीज वो करा सकते हैं, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है। इन सब चीजों में भारत का साइबर सिक्योरिटी बहुत तेज है। क्या सही, अभी गलत खबरें बहुत ज्यादा जाएंगी, ये सब बहुत ज्यादा जाएंगे। तो भारत को इसके ऊपर ध्यान देके उनके लिए काम करना जरूरी है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो गया है। हमारी आईटी सेक्टर अच्छा है, तो क्या सही है क्या गलत है ये बताना, और बड़े भाई के भूमिका में आके उनको ये समझाना कि आपके लिए क्या फायदेमंद है और क्या है। तो इस समय आने वाले समय में हमारी भूमिका बहुत जरूरी हो जाता है कि वो हमारे तरह एक छोटे भाई की तरह, एक दोस्त की तरह वो रहें। ठीक है। तो आप जी, इसके लिए आपको प्रयास जो है सो निरंतर करना पड़ेगा, और यहां से एक स्ट्रांग मैसेज भी जानी चाहिए कि हम आपके साथ करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इस गंभीर विषय पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें पड़ोस में बवाल और सुरक्षा पर सुरक्षा का सवाल। सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ महेश चंद्र सर, पूर्व डीजीपी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेश सर, एक बार फिर से आपका रुख करें। महेश सर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, सिक्किम की बात करें, ये सभी जो राज्य हैं उत्तराखंड की नेपाल से सीमा साझा करते हैं,
नेपाल से पहले से भी मादक पदार्थों की बात की जाए, अवैध घुसपैठ की अगर बात की जाए, या तमाम भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं वो आरोप लगते रहे हैं और नेपाल के रास्ते से भारत में आती रही हैं। अब जबकि नेपाल अस्थिर है, उन सामान्य स्थितियों में भारत के लिए हमेशा नेपाल चिंता का विषय रहा है। अब जब ये असामान्य स्थितियां हैं या हिंसा का दौर नेपाल में चल रहा है, ऐसे में भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी हो सकता है। जो हमारे देश के विरोधी हैं वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर अवैध घुसपैठ हो सकती है, पलायन जो वहाँ से यहाँ हो सकता है, जो हमारे यहाँ संसाधनों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा हिंसा के दौरान मादक पदार्थ, हथियार और तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई हो सकती हैं। माओवादी जो आंदोलन था उस दौरान भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इसका असर भी देखने को मिला था। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप में जितने बिंदु गिनाए लगभग सभी का खतरा तो है ही जी। और पहले से भी, मतलब चूंकि नेपाल एक तरह की सॉफ्ट स्टेट रही है तो वहां से पहले भी इस तरह के लोग आते रहे, आतंकवादी आते रहे। मुझे याद है 15 अगस्त 2001 को मैं डीजीपी था तो कई जगह पर बम्बार्डमेंट हुआ था और एक जो ट्रेन जाती है वहाँ अहमदाबाद, उस साबरमती, उस पर भी हुआ था। इसका अच्छा बाद में पता यही चला था कि ये लोग, उनकी फंडिंग भी नेपाल में पाकिस्तान एम्बेसी से हुई और वहीं से उसी तरफ से उन्होंने उनके आने का फैसिलिटेट किया था। तो ये स्थिति तो सही है। दूसरा ये है कि जैसा पहले बता चुका हूँ कि बहुत से अपराधी तत्व यहाँ घुस सकते हैं, जो लूट छूट गए हैं, जेलों से हजारों लोग बाहर आ गए हैं और जो बाहर भी है उन पर कोई नियंत्रण वर्तमान में नहीं वहाँ दिखाई देता है, उसका भी खतरा है। और एम्प्लॉयमेंट का खतरा तो है ही, क्योंकि जब लोग यहाँ आएंगे वहाँ पर नहीं खाने को मिलेगा तो भाग के यहाँ आएंगे और पहले ही वहाँ पर बेरोजगारी की बड़ी समस्या है और वो इस आज की स्थिति में कई गुना और बढ़ जाएगी। हो सकता है कि वे देश जो कि हमको स्ट्रांग होना नहीं देखना चाहते हैं तो कोशिश करें खास कि हमें किसी न किसी तरह घुसपैठ करके हमारे लोगों में कोई यहाँ पर उपद्रव की स्थिति पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा विचार है कि भारत इतना स्ट्रांग एंड यूनिफाइड स्टेट बन चुका है कि ये बहुत कोई आसान नहीं होगा। थोड़ी बहुत कोशिश तो हमेशा करते रहते हैं और लोग फेल होते रहते हैं। जी ठीक है सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लगातार अमिताभ कुमार सर लगातार जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। अमिताभ सर, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। अमिताभ सर, वैसे तो हम सुरक्षा मानकों पर ही विशेष चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सवाल में राजनीति से भी जुड़ा हमारा सवाल हो सकता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया बैन के बाद ये हिंसा का दौर नेपाल में देखने को मिला, क्या आपके गले उतरता है या आप मानते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन ही इस पूरे हिंसा और इस सत्ता परिवर्तन के पीछे मूल कारण है, या कारण कुछ और भी हैं इसके पीछे? वो राजनीतिक कारण हो सकते हैं या कूटनीतिक कारण हो सकते हैं? सोशल मीडिया तो एक बहाना है, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, हम लोगों को समझना चाहिए। वहां पे मैंने कल परसों भी एक आध चैनल्स पे बातचीत हो रही थी तो मैंने जिक्र किया था, मैंने बताया कि अब दुनिया को समझना चाहिए। देखिए, आज से 20-22 साल पहले हम लोग इस बात को कहते थे कि आने वाले दिनों में कारपोरेट जो है वो इस दुनिया पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से सत्ता शासन होता है, हमारे पास हर देश की सरकार होती है, राजनीतिक के लोग होते हैं जो शासन चलाते हैं, अब वो शासक जो है वो उन कारपोरेट के कब्जे में होंगे। सर, आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक, सर म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है अब वो दुनिया को अपने कब्जे में रखना चाहता है। ये जो डीप स्टेट की बात आ रही है ना, ये डीप स्टेट में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो दुनिया में टेक्नोलॉजी और अपने अपने बड़े बिजनेस की वजह से हावी हैं और सब जगह बिजनेस करते हैं, थर्ड वर्ल्ड का शोषण करते हैं। उसमें से ज्यादातर अमेरिकी और यूरोपीय जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल बैठिए थे, तुमको भेज दीजिएगा। पहले तो वही भेज दिया। ठीक है, अन्य मेहमानों को म्यूट कर दिया जाए, अन्य मेहमानों को म्यूट कर दिया जाए। अमिताभ जी अपनी बात रखें। सर का माइक म्यूट करवाइए। अपने सहयोगियों से कहेंगे अन्य मेहमानों का ऑडियो म्यूट कर दिया जाए। अमिताभ सर, अपनी आप कंटिन्यू रहिए। तो
भैया जो खाली हो गया ना, उसके साथ थोड़ा खाइए बताएं। अमेरिकी गुप्तचर शाखाएं, अमेरिकी सत्ता, ये मिल करके काम करते हैं और उन देशों को सतर्क कर देते हैं जिन देशों में उनकी बात नहीं मानी जाती, जो देश उनसे व्यापार से कतराते हैं, जो देश उनकी शर्तों को मानने से मना करते हैं। जैसे आज अमेरिका को मना कर रहा है भारत कि हम तुम्हारी शर्तों पे व्यापार नहीं करेंगे, हम तुम्हारे लिए अपना कृषि क्षेत्र नहीं खोलेंगे, हम तुम्हारे लिए अपना जो डेयरी क्षेत्र नहीं खोलेंगे। तो भारत को डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत जो लगातार मजबूत हो रहा है और अपनी शर्तों पे दुनिया में काम करना चाह रहा है, जिस तरीके से युद्ध के बावजूद, यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा है, तो अब ये जो स्टेट है, डीप स्टेट जो है और अमेरिका जैसे देश जो हैं, वो भारत को काबू में करना चाहते हैं जी। भारत काबू में नहीं आ रहा है, तो भारत में भी इन्होंने कोशिश की थी, जो किसान आंदोलन वगैरह जो हुए थे आपने देखे थे, वो सारी कोशिशें यही थी कि भारत को दबा करके रखा जाए जी। अब जब भारत को नहीं काबू कर पाए, ये भारत के अंदर जो तत्व हैं वो उनके लिए उतने सक्सेसफुल नहीं साबित हुए, तो इन्होंने जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट दी, अब नेपाल में पलटे भारत को घेरने की कोशिश हो रही है और भारत को डिस्टर्ब रखने की, भारत विकास करके मजबूत ना होता जाए। अभी जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम जो है समर में, रण में हम कितने मजबूत हो चुके हैं और कोई हमें धमका नहीं सकता। हमने चीन को बता दिया कि अब तुम पहले की तरह हमारी इंच दर इंच जमीन कब्जा नहीं कर सकते। तो इन सब से बाकी दुनिया में बड़ा एक अलग सा माहौल बन चुका है जी। तो वो चाहते हैं कि भारत फिर जो है अपने स्वर्णिम दिनों में ना चला जाए। जैसे 400-500 साल पहले भारत दुनिया पे, सारी दुनिया पे राज करता था, एक तरीके से सारी दुनिया के लिए काम करता था, सबसे बेहतर इसका जीडीपी हुआ करता था। भारत फिर उस तरफ बढ़ रहा है, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसी क्रम में ये सारी चीजें चल रही हैं। देखिए, तो बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने का कोई खास मतलब नहीं था, अब नेपाल को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब भारत को घेरने की कोशिशें हैं। इनका राजनीतिक महत्व है। हमारे राजनीतिक नेताओं को, हमारे शासन को इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल का परेशान होना भारत को परेशान होने के लिए काफी है। नेपाल परेशान है तो भारत भी परेशान होगा, बिल्कुल, क्योंकि नेपाल के साथ बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भारत को समझदारी से वहां के सत्ता में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, समझा बुझा करके वहां पे ऐसे वर्ग को सत्ता में लाना होगा जो भारत के खिलाफ न खड़ा हो। अब से पहले चीन जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा था, अब जो है ये अमेरिकन जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमने उन संस्थाओं का अध्ययन किया है जिन्होंने वहां पे लोगों को भड़का करके आगजनी और विध्वंस के लिए राजी किया। सड़क बिल्कुल सर, वही नेपाल में देखने को मिला है, क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से कहा कि ये महज ये सोशल मीडिया बैन ही प्रमुख कारण नहीं है। इसके पीछे जो आपने महत्वपूर्ण कारण बताए हैं निश्चित रूप से है, भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। अमितेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अमितेश गुप्ता सर, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। अमितेश गुप्ता जी, वर्तमान में नेपाल की जो स्थितियां हैं, भारत में उन स्थितियों का प्रभाव कैसे देखते हैं? क्योंकि नेपाल छोटा भाई है, भारत बड़ा भाई है और हमारे रिश्ते न सिर्फ व्यावसायिक हैं, सांस्कृतिक हैं, राजनीतिक हैं, पारिवारिक रिश्ते की तरीके से भारत और नेपाल रहते हैं। ऐसे में भारत के लिए कितना चिंता का विषय है, कितने खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत के लगभग सभी जो पड़ोसी देश हैं वो अशांत हैं और उनको अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल की अस्थिरता भारत को आप कैसे देखते हैं? भारत के लिए कितना चिंता का विषय है? देखिए, मैं बता दूं आपको, चूंकि नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है और जो नेपाल की सीमा है वो लगभग 1754 किलोमीटर की सीमा है और जो सबसे ज्यादा सीमा होती है जो उसका किलोमीटर है वो सबसे ज्यादा बिहार में 754 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं से नेपाल और जो भारत के रिश्ते हैं वो रोटी बेटी के रिश्ते हैं। अगर चूंकि सड़क मार्ग का जो प्रमुख मार्ग है वो भारत से ही होकर नेपाल को जाता है, अगर नेपाल को किसी चीज की जरूरत है तो सबसे सुगम और सरल रास्ता भारत ही है। बिल्कुल अमितेश जी एक और अहम सवाल है। जिस तरीके से चाहे नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें,
इन देशों में, अफगानिस्तान की बात करें, इन देशों में भारत का अरबों का इन्वेस्ट है। तो कहीं ना कहीं इन देशों को अशांत करना, इन देशों में अशांति फैलाना, चाहे अब जैसा कि अभी अमिताभ सर कह रहे थे कि सोशल मीडिया तो बहाना है, लेकिन इसके पीछे के कारण और हैं। तो इन देशों में, जिन देशों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भारत के अरबों डॉलर यहां पर लगे हुए थे बिजनेस के तौर पर, व्यवसाय के तौर पर, वो भी इससे प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं। और सुरक्षा जो है एक महत्वपूर्ण विषय हो जाती है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय हो जाती है। अमितेश जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि देखिए, नेपाल में जो एक चीनी की व्यवस्था होती है वो भी भारत से ही जाता है। और नेपाल में जो चीनी नेपाली इस्तेमाल करते हैं जी, वो लगभग इंडिया की 100 रुपए पर केजी की हिसाब से चीनी का इस्तेमाल वो नेपाली करते हैं। तो कहीं ना कहीं से या जो एक इंटरनेशनल शक्तियां हैं वह कहीं ना कहीं से भारत के व्यापार को प्रभावित करने के, सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं कि एक बहाना है, कहीं ना कहीं से ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको आघात पहुंचाने का कार्य ये कुछ शक्तियां कर रही हैं। अमितेश जी, नेपाल भारत से तेल लेता है, नेपाल लगभग सभी चीजों के लिए भारत पर डिपेंड है। ऐसे में नेपाल जब अशांत होगा तो भारत के व्यापार पर भी फर्क पड़ेगा, उसकी सांस्कृतिक जो माहौल है उस पर भी फर्क पड़ेगा। दूसरी सबसे जो अहम बात है, नेपाल और भारत बड़े भाई और छोटे भाई, अधिकांश आबादी जो है नेपाल की हिंदू आबादी है। अब समय समय पर चीन के द्वारा नेपाल को भड़काने का प्रयास किया गया है। अब जब नेपाल और भी ज्यादा अस्थिर है, वहां पर अभी राजनीतिक संकट है, ऐसे में इस खाई को जो हमारे दुश्मन होंगे, जो हमारे शुभ न देखने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस खाई को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि भारत का नेपाल से संबंध भी, थोड़ी दूरी भी बने, भारत की नेपाल की जो भारत पर निर्भरता है वो भी कम हो। देखिए, मैं बता दूं आपको कि कुछ अरसे पहले नेपाल के रास्ते भारत में एक मकान निर्माण में एक अहम भूमिका होती है गिट्टी और बालू की। मगर जब से यह सरकार 2016 के बाद से पूरी तरह से गिट्टी और बालू जो कि भारत के रास्ते, नेपाल के रास्ते भारत में, बिहार में, उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में आते थे, इसको वहां की सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया। हालांकि नुकसान वहां पे नेपाली अर्थव्यवस्था का ही हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं से चूंकि जो बाजार के तराई अंचल हैं वहां पे गिट्टी बालू का जो अगर उनको मंगाना पड़ता है तो ये दूर से आते हैं और महंगा पड़ता है। मगर जब नेपाल से वो चीजें आती थी तो काफी सस्ती पड़ती थी। और कहीं ना कहीं से नेपाल के जो युवा हैं, जो लोग वहां बेरोजगार हैं, वह इस धंधे में मतलब मिले हुए थे, ट्रक चलाना, फिर उसमें क्रेशर प्लांट चलाना, तमाम तरह की, तो उनकी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत तो बेरोजगारी दूर होती ही थी। जब तक राजशाही व्यवस्था थी तब तक बहुत अच्छे से चला, मगर जब वहां चुनाव हुआ और कहीं ना कहीं से जो जेनजी है, जेनजी अपने आप को सरकार द्वारा छला छला महसूस कर रहा है कि नेतृत्व जो हमारा एक युवा करना चाहिए, वो जब भी नेतृत्व की बात आती है तो वहां सत्ता बड़े लोगों को दे दी जाती है, और जिनकी जो एज का बाउंडेशन है वो 60+ का है। ठीक है, आप जुड़े रहिए। महेश चंद्र सर, एक बार फिर से हम महेश चंद्र द्विवेदी जी का रुख करें। महेश चंद्र द्विवेदी जी, म्यांमार में अस्थिरता आई, उसकी वजह से जो वहां से अवैध घुसपैठ शुरू हुई, बड़ी मात्रा में रोहिंग्या जो है वो भारत में शरण लेने के लिए आए, जो भारत के लिए बड़ा संकट बना। अफगानिस्तान की अगर बात करें, बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ही भारत में शरण लिए हुई हैं, और उसके अलावा तमाम बांग्लादेशी भारत में शरण लिए हुए हैं, और लगातार घुसपैठिए जो हैं वो बड़ी संख्या में भारत में प्रवेश लगातार कर रहे हैं, पहले से भी कर चुके हैं। अब नेपाल की भी वही स्थिति हो गई है। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ व्यापारिक, राजनीतिक और तमाम जो संकटों के साथ साथ जो सबसे बड़ा संकट है वो सुरक्षा का संकट है। इस घटना के बाद पहले से ही तमाम चुनौतियों का सामना भारत कर रहा है पड़ोसी देशों से, और अब एक नया संकट और इसको आप मानते हैं? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए।
ये जो डेमोग्राफिक चेंज है ये तो हो ही रहा है घुसपैठियों के कारण और दूसरे कारणों से भी, घुसपैठियों उसमें बहुत इम्पोर्टेंट। सर आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रखें। हेलो जी जी, आप आ रही है? बिल्कुल सर। मैं कह रहा हूँ कि डेमोग्राफिक जो चेंजेस हैं वो तो हो ही रहे हैं। 2011 और 2021 के बीच में 24% इस्लाम को मानने वालों के वृद्धि हुई, जबकि हिंदुओं की और दूसरे धर्मों की 16 से भी कम हुई है। तो ये वृद्धि जो है कुछ तो पैदाइश की वजह से, लेकिन बहुत कुछ जो है बांग्लादेश, म्यांमार से रोहिंग्या आए या पाकिस्तान से भी लोग आ जाते हैं, तो इन लोगों के आने से भी डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। और ये चिंता का विषय रहना चाहिए, साथ साथ सावधानी का विषय भी शासन के लिए रहना चाहिए, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो बहुत दिन हमारे लॉयल रहें। अगर आप इंग्लैंड में देख लें, फ्रांस में देख लें, लोग आए बाहर से गए। आजकल जो फ्रांस में हो रहा है विप्लव, उसका मुख्य कारण यही है कि बाहर से लोग आए और बाद में वही लोग फ्रांस के खिलाफ या फ्रांस के कल्चर के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये लोग जो आते हैं, इनकी वजह से देश में विद्रोह होने का चांस, देशद्रोही कार्यवाहियां, गतिविधियां बढ़ जाने का काम, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाने का काम, वो भी होता है। और साथ में हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी घटता है। और ये चूंकि शुरू में तो कोई ना कोई छोटे से छोटा सा काम ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वही घेटो बना के या कहीं भी इकट्ठा होके दूसरों को चैलेंज करने लगते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग इस तरफ भी ध्यान दें। नेपाल में से आने वालों की संख्या जो चांस यही है कि हिंदू ही होंगे ज्यादातर, लेकिन फिर भी यह है कि उन कितनी भारत के प्रति लॉयल्टी रहेगी। अगर नेपाल में नेपालीज की लॉयल्टी चीन के प्रति हो जाए, जो चीन कोशिश कर रहा है, हो सकता है यहाँ के भी बहुत से लोग उसके प्रभाव में आ जाए। तो इस तरह का जागरूकता और इस तरह का कंट्रोल, नियंत्रण बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से आप सर हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक बार फिर से अमिताभ सर का रुख करेंगे। अमिताभ सर, आपके पास हम एक बार फिर से हम आएंगे। अमिताभ सर, अगर भारत के हस्तक्षेप की आपने बात की, भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि भारत के आसपास जितने भी राज्य हैं, इस तरीके से बांग्लादेश पर चाइना का प्रभाव, अफगानिस्तान कहीं ना कहीं भारत पर उसका प्रभाव जरूर है, लेकिन आंशिक रूप से। अब नेपाल में आपको क्या लगता है, भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस स्तर पर करना चाहिए? दूसरी चीज, युवाओं में पहले से वहां आक्रोश था, अब इस स्थिति में वहां पर और भी बेरोजगारी बढ़ेगी और भी तमाम स्थितियां जो है बदतर होंगी, तो ऐसे में वहां की स्थितियां खराब होंगी, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। हमारे लिए बेहतर शब्द होगा कि हम सहयोग कहें। नेपाल को सहयोग की जरूरत है, भारत के सहयोग की जरूरत है। तो नेपाल में कौन सी शक्तियां जो हैं, जो अच्छी शक्तियां हैं, वो शासन में आए, उसके लिए मदद करें, वहां की राजनीतिक प्रक्रिया को ठीक करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से वहां विध्वंस हुआ है, वहां के सारी राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो ध्वस्त हो चुकी हैं। एक तरीके से आर्मी के हाथ में वहां पे शासन है। तो भारत को चाहिए कि वहां की राजनीतिक प्रक्रिया को स्थापित करने में मदद करे, सहयोग करे। हस्तक्षेप की बजाय हम सहयोग शब्द इस्तेमाल करेंगे कि वहां बेहतर ढंग से फिर से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो, राजनीतिक संस्थाएं वहां पे फिर व्यवस्थित ढंग से काम करना शुरू करें, और जो जागरूक लोग हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जो देश का भला चाहते हैं, नेपाल का, हम भारत वहां पे कोई काबिज नहीं होना चाहते, वहां के लोग खुद। अमिताभ सर माफी के साथ इंटरप्ट कर रहे हैं, आपसे हम इस पूरे सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ आलोक जोशी जी जुड़े हुए हैं नेपाल से, हमारे संवाददाता, उनसे जान लेते हैं कि आखिर नेपाल की मौजूदा स्थितियां क्या हैं। आलोक जोशी जी, आप नेपाल में हैं, अभी के जो हालात हैं कैसे बने हुए हैं, और इन हालातों का भारत के जो बॉर्डर क्षेत्रों पर किस तरीके की भी स्थितियां बनी हुई हैं, और नेपाल में अब आज जो है 3-4 दिन के बाद अब स्थिति कुछ सामान्य नजर आ रही है या अभी भी हिंसा प्रदर्शन लगातार जारी है? आलोक जोशी जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। आलोक जोशी जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके।
आलोक जी, एक रिक्वेस्ट आपको मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आवाज मिलेगी हमारे दर्शकों को। आलोक जोशी जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी। यस सर, आवाज आई? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। आवाज आई सर? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आलोक जोशी जी, आपको बेहतर तरीके से हम सुन पा रहे हैं और हमारे दर्शक भी आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, आलोक जोशी जी के पास हम दोबारा रुख करेंगे। अमिताभ सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। अमिताभ सर, फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी, तो मैं बता रहा था कि भारत को सहयोग करने की जरूरत है, और दूसरी बात, भारत को सहयोग करने की जरूरत है कि वहां पे देखिए, नेपाल मूलतः जो है ना पर्यटन आधारित जो है उसकी आर्थिक ये रही है, स्थितियां रही हैं। तो भारत वहां के जो पर्यटन के साधन संसाधन है, जो ढांचागत निर्माण है, में मदद करे, उसमें काम करे, और वहां पे जो वो सुविधाएं जो है उनको विकसित करने में मदद करे। इससे वहां रोजगार के अवसर बनेंगे। भारत इस तरीके से सहयोग कर सकता है। जितने पर्यटन स्थल हैं उनका फिर से निर्माण करे, जो जितने सड़कें हैं उनको बनाए, पुलों को बनाए, और अगर जरूरत पड़े तो नेपाल में ना बिजली बनाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। वहां पे छोटे छोटे जो हैं वहां पे नदियां हैं, उन सब पे हाइड्रो पावर ये लग सकते हैं, तो उसमें मदद करे तो उससे नेपाल के अंदर ही बहुत सारा जो है रोजगार जो है वहां पे उत्पन्न होगा, और भारत उस तरीके से वहां पे मदद करके आर्थिक अवस्था नेपाल की ठीक करने में मदद कर सकता है, बशर्ते नेपाल के लोग भारत के साथ काम करने को तैयार हों। क्योंकि जो चाइनीज सहयोग है, चाइनीज जो हस्तक्षेप है वहां पे, उसकी वजह से नेपाल में भारत के प्रति बहुत सारी दुर्भावनाएं भर दी गई हैं, जो कि एक पिछले कुछ 20-25 सालों में हमारे लिए बड़ा माइनस पॉइंट रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है 90s में जब वहां पे जो सो कॉल्ड वामपंथ और समाजवाद और लोकतंत्र के नाम पे जो वहां पे आंदोलन वगैरह छेड़ा जा रहा था, उस दौरान भारत के वामपंथी और समाजवादी लोग जो हैं उनकी बहुत मदद किया करते थे, और एक शांत स्थिर देश को उन्होंने तबाह करके रख दिया। वो देश इस तरह इस कदर ध्वस्त हो गया कि वहां पे अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थिर होकर के नहीं चल पा रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि हर साल 1.5 साल पे सरकार बदल जाती है, तो वहां स्थिरता लाने की जरूरत है। उसके लिए भारत को सहयोग करने की जरूरत है, बहुत तगड़े सहयोग की जरूरत है, और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, पर्यटन की सुविधाएं डेवलप करे, सोलर पावर और हाइड्रो पावर को वहां पे डेवलप करने में मदद करे। तो मुझे लगता है कि नेपाल की आर्थिक अवस्था भी ठीक होगी, और भारत के लिए एक बेहतर जो है कॉर्नर होगा वहां पे, क्योंकि वहां से भारत में घुसना बहुत आसान है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भारत को वहां पे भी जो है तारबंदी करनी चाहिए सीमाओं पे, और बहुत सख्त कर देना चाहिए, क्योंकि अन्य देश जो हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश जो हैं, वो उसके रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ। निश्चित रूप से अमिताभ सर, कहीं ना कहीं भारत के लिए सुरक्षा के लिए जरूर चिंताजनक ये स्थितियां हैं, और नेपाल में भारत को निश्चित रूप से हस्तक्षेप, जैसा कि आप बता रहे हैं, हस्तक्षेप करने की या सहयोग करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। अमिताभ सर, महेश सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमितेश कुमार गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़े और संवाददाता भी जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।